बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? जरा मुझे ये कंफर्म कर दें। जी, आवाज आ रही मेरी? जी नुमान इदरीस। जी सर, आ रही। ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक जो है ना, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज है। हम आपको ये समझाते रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जरा एक शीट निकालो। जिस दिन ये, अगर मैं एक बैलेंस शीट ऐसे टी अकाउंट फॉर्म में बनाऊं, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जब पैसा बिजनेस में डाला जाता है तो वो कैपिटल है। आप यूं समझ लें कि वो लोन से आया या अपने पास से दिया, वो कैपिटल इंप्लॉयड हो गया, ठीक है। अब ये हमने फर्ज कर लें 500 मिलियन इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब इस 500 मिलियन में से हमने लैंड खरीदी, हमने बिल्डिंग बनाई, हमने मशीनरी खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, ये सारा मिल मिला के एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हो गया 450 मिलियन, ठीक है। अब उस दिन कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, एज्यूम कर लें कंपनी की कोई और, कैपिटल के अलावा कंपनी की कोई और लायबिलिटी नहीं है, और कंपनी के पास ये नॉन करंट एसेट थे, ठीक है। और कंपनी के पास करंट एसेट में क्या बचा? कैश बचा, कितना? 50। और ये 500 मिलियन की बैलेंस शीट टैली होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 500 के कैपिटल में से ये 450 जो है ये नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर दिया। और ये जो 50 मिलियन बचा, ये कंपनी के पास वर्किंग के लिए बच गया। यानी ये इस 500 मिलियन के कैपिटल के दो हिस्से हो गए। एक तो नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट हो गया ये, और दूसरा वर्किंग करने के लिए। वर्किंग करने से मेरी मुराद क्या है कि ज़ाहिर है मैंने स्विच लगा के अगले ही दिन वो क्या कहते हैं, वो तो नहीं आ जाना मेरे पास, कैश आ जाना, सेल होने लग जानी। मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मैं प्रोडक्शन करूंगा, मैं उसे बेचूंगा। तो ये 15-20 दिनों के साइकिल के लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, 15 दिन की सैलरीज के पैसे चाहिए। तो मैं कैपिटल में से वो पैसे जो इन 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 वर्किंग नीड्स को पूरा करने के लिए रखूंगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इस दिन मेरा वर्किंग कैपिटल जो था वो कितना था? वो 50 मिलियन था। ये मेरा वर्किंग कैपिटल था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस दिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वर्किंग कैपिटल जो है वो लोग उधार भी देना शुरू कर देंगे। यानी मुझे वर्किंग कैपिटल किस शक्ल में आ जाएगा? पेएबल्स की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो कैश के साथ साथ ये पेएबल भी वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं भी लोगों को उधार देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। जो रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल का वो पोर्शन है जो लोगों ने मेरे से ले लिया, पेएबल वर्किंग कैपिटल का वो पोर्शन है जो लोगों ने मुझे दे दिया। इसका मतलब ये हुआ, जब बिजनेस साइकिल ऑपरेट होना शुरू होगी तो मेरे पास यहाँ पर इस जगह के ऊपर ये जो करंट एसेट है, इसके अंदर इन्वेंट्री भी पड़ी होगी, इसके अंदर रिसीवेबल भी पड़े होंगे, इसके अंदर कैश भी पड़ा होगा, और इधर देने को पेएबल भी पड़े होंगे। फर्ज करें ये उस दिन मेरे बनते हैं 80 मिलियन के, और ये पेएबल मेरे बनते हैं 20 मिलियन के। तो अगर आज मैं दोबारा उसी पोजीशन पे जाना चाहूं, मैं सारी इन्वेंट्री बेच दूं, सारे रिसीवेबल से पैसे ले लूं, ठीक है, कैश ऑलरेडी कैश की शक्ल में होगा, और जिनके पेएबल के देने थे दे दूं, तो मेरे पास वो कैश की शक्ल में वर्किंग कैपिटल फिर बच जाएगा। और वो कितना बचेगा? 80 माइनस 20। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बनाना हो तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था उस दिन करंट एसेट में सिर्फ कैश था और करंट लायबिलिटी में जीरो था, कुछ भी नहीं था। लिहाजा उस दिन भी फार्मूला यही था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट, इनको मैंने माइनस किया, 50 में से 0 माइनस किया तो 50 आंसर आ गया। लेकिन जब बिजनेस रनिंग में आ जाएगा तो फिर मेरे पास करंट एसेट कितने हो गए? 80 के हो गए, 100 के हो गए, और मेरी जो करंट लायबिलिटी है वो 20 की, 30 की, जितने की होगी, उनको आपस में जब मैं नेट ऑफ करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। सो
अच्छा सॉरी, तो बच्चों ये तय हो गया कि वर्किंग कैपिटल पहले तो डिफाइन कर लें। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ वर्किंग, अगली शीट दो यार, थोड़ा सा ऊपर कर दो, हाँ जी। तो वर्किंग कैपिटल फिर क्या हुआ, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट में प्री पेमेंट्स वगैरह नहीं लेनी, यानी प्री पेमेंट से कैश तो नहीं आना ना, उससे तो हम कोई एक्सपेंस पे कर देंगे और उसका हम बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन जो हमारे जो है क्या कहते हैं करंट एसेट है, इन्वेंट्री बेचेंगे कैश आएगा, रिसीवेबल से कैश आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है बैड डेट्स की शक्ल में। फिर कैश तो ऑलरेडी कैश है, बैंक बैलेंस ऑलरेडी कैश है, पेएबल पे करने हैं। लेकिन प्री पेमेंट्स जो हैं वो हमने वापस पैसे नहीं आने, वो तो रेंट प्री पे कर दिया, वो एक्सपेंस है जो एडवांस, तो लिहाजा एक्सक्लूडिंग प्री पेमेंट, सिर्फ ये एक छोटी सी बात याद रखनी है कि प्री पेमेंट इसमें से निकाल देनी है। कुछ किताबों के अंदर प्री पेमेंट को इंक्लूड करके ही निकाला हुआ होता है वर्किंग कैपिटल, लेकिन जो अप्रोप्रिएट इसकी फॉर्मूला है वो करंट एसेट एक्सक्लूडिंग प्री पेमेंट है, ठीक है जी। तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसके अंदर जो तीन मेजर कंपोनेंट हो गए ना जी, वो क्या क्या हैं, वो तीन मेजर कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल के जो हैं वो क्या हो गए, वो ये हो गए। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, कैश इंक्लूडिंग बैंक बैलेंसेस, ठीक है। और करंट लायबिलिटी की जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो पेएबल, पेएबल्स, और ये क्या है, ये करंट, ठीक है। कैश मैनेजमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल की जाके आप पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट और पेएबल मैनेजमेंट। इसकी मैं मैनेजमेंट का वर्ड क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे डिसाइड करना है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी होनी है, मुझे डिसाइड करना है कि मेरे रिसीवेबल कितने होने हैं, मैंने कितना उधार लोगों को देना है, मुझे डिसाइड करना है बीइंग मैनेजर ऑफ द कंपनी के मैंने उधार लेना कितना, मेरे पेएबल्स कितने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इन्वेंट्री, मेरा रिसीवेबल, इवन मेरा कैश, कि मैंने कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कितना रखना है, ठीक है। और मेरे पेएबल्स मैंने कितने अफोर्ड कर सकता हूँ। इसका मतलब है ये मेरी मैनेजमेंट की बातें हैं। और हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये तीनों कंपोनेंट करंट एसेट हैं और ये करंट लायबिलिटी है, और इनकी मैनेजमेंट दरअसल वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। इनकी मैनेजमेंट दरअसल वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कहलाएगी। तो ये बेसिकली, अगर मैं मेरी मेरा वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है मेरी इन्वेंट्री के ऊपर, मेरा वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है मेरे रिसीवेबल के ऊपर, और मेरा वर्किंग डिपेंड करता है मेरे पेएबल्स के ऊपर। लिहाजा अब हम ये सीखने लगे हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री जो है होनी चाहिए बिजनेस की, कितना रिसीवेबल होना चाहिए, कितना पेएबल होना चाहिए, और नतीजतन अगर मैं इनको सक्सेसफुली मैनेज करने में कामयाब हो गया तीनों फैक्टर्स को, तो मैंने अपना वर्किंग कैपिटल भी मैनेज कर लिया, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसीवेबल हो जाएंगे, तो वो भी खतरनाक बात है। मसलन मैं कहता हूं जी मेरे करंट एसेट जो हैं वो 5 रुपए के हैं और मेरी करंट लायबिलिटी 1 रुपए की है, ये फाइनेंशियली ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि यार हमारे पास 5 रुपए हैं
और हमने लोगों का फौरी तौर पर 1 रुपया देना है। फौरी एसेट मेरे पास 5 रुपए के हैं और फौरी पेबल मेरा जो है वो कितना है, 1 रुपए का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 5 क्यों हो सकते हैं? इसमें या तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होगी, या रिसीवेबल बहुत ज्यादा होंगे, या मैंने कैश अपने पास बहुत ज्यादा रखा होगा। ये तीनों बातें अच्छी नहीं है। इनका ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं। इनके बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैंने इन्वेंट्री के खाम खा मैंने दड़े लगा के, टेग लगा के रखे हुए हैं, बोरियां भर भर के रखी हुई हैं। उनके ऊपर अगर मैंने कोई लोन शोन लिया हुआ है, मुझे सूद पड़ रहा है उसके ऊपर, मैंने उधार लिया हुआ है, मुझे सूद पड़ रहा है, ठीक है। या इवन मैंने कैपिटल इन्वेस्टर का लगाया हुआ है, तो उतने कैपिटल की जरूरत नहीं जितना कैपिटल ले लेके मैंने स्टॉक भर भर के रखा हुआ है, और भी उसके नुकसान हैं। वो इन्वेंट्री खराब हो सकती है, वो आउट ऑफ फैशन हो सकती है, वो एब्सोल्यूट हो सकती है। इसी तरह मैंने लोगों को उधार बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लोग तो मुझे रुपए 1 का उधार दे रहे हैं, और मैं फर्ज करें इसकी अगर मैं रेशो बनाता हूं कि जी 2 इन्वेंट्री है, 2 रिसीवेबल है और 1 कैश है, ये 5 ऐसे बना, ठीक है। तो यार लोग तो मुझे सिर्फ 1 रुपए का उधार दे रहे हैं और मैं लोगों को 2 रुपए का उधार दे रहा हूं, गलत बात, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कामयाब फाइनेंस मैनेजर कौन होगा? जो लोगों से 2 रुपए का उधार ले और 1 रुपए का दे, ठीक है। वो ज्यादा कामयाब फाइनेंस मैनेजर होगा। सुबह सुबह फाइनेंस मैनेजर उठ के यही गेम चलाते हैं, वो अपने वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करते हैं कि यार आज पैसे मैंने, मेरे पास सिर्फ आज इतने पैसे हैं, लेकिन मैंने माल आज इतना खरीदना है। क्या करेगा वो? लोगों के साथ नेगोशिएशन करेगा, अपने पेबल बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश, इन फैक्टर्स का, इन्वेंट्री का, रिसीवेबल का, कैश का, करंट लायबिलिटी से कलेक्टिवली ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं दुनिया के अंदर जो माने जाते हैं कि यार अगर ये रेशियो 2:1 की है ना, यानी 2 रुपए के करंट एसेट है, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो ये आइडियल सिचुएशन। क्यों? कि अगर किसी दिन लोग कहते हैं जाओ हम आपको उधार नहीं देते, हम भी लोगों को कहेंगे हम भी आपको उधार नहीं देते। हम क्या करेंगे? जिन लोगों से पैसे लेने होंगे उनसे लेके ये 1 रुपया उनके मुंह पे मारेंगे, और हमारे पास फिर भी 1 रुपया वर्किंग के लिए बच जाएगा। वो कुछ स्टॉक में पड़ा हुआ होगा, कुछ कैश में पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आइडियल पोजीशन है। लेकिन जो ही ये 3:1, 4:1, 5:1, तो वो बैड मैनेजमेंट में के जिम्मे में आता है। वो कोई अच्छी बात नहीं है कि जी मैंने बोरियां भर भर के स्टॉक की रखी हुई हैं, मैंने लोगों को धड़ाधड़ उधार दिए हुए हैं, रिसीवेबल मेरे खड़े हैं, मैंने कैश बैंक में बेतहाशा रखा हुआ है। इट्स नॉट गुड फॉर ए बिजनेस। आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाएं, कोई लैंड खरीद लें, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लें जिसका लॉन्ग टर्म आपको कंपनी को रिटर्न आए, ना कि आप लोगों को उधार दे के बैठे हुए हैं। इस ये वाला जो पोर्शन है रेशो का, उसके अंदर हमने 3 रेशो पढ़नी है। एक इन्वेंट्री से रिलेटेड है, एक रिसीवेबल से रिलेटेड है, और एक पेएबल से रिलेटेड है। चलो जी, ये देखिए पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो। इनसे हमें वर्किंग कैपिटल कितना एफिशिएंट है उसका पता चलता है, ठीक है। तो कहता है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी विद व्हिच द एंटिटी हैज मैनेज्ड इट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल। बस 3 कंपोनेंट। कैश की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो फाइनल में जाके पढ़ाएंगे आप, ठीक है। द रेशियोज आर यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन एवरेज नंबर ऑफ डेज। आमतौर पर नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन होती है। लाइक इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है कि मैं कितने दिन इन्वेंट्री रख के बेचता, मैं कितने दिन इन्वेंट्री रख के बेचता हूं। इन्वेंट्री डेज का मतलब ये बहुत कम होने चाहिए। ऐसा आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो, ऑर्डरिंग सिस्टम हो कि इधर इन्वेंट्री आई, एक दिन रही, अगले दिन बिक गई, इधर आई, एक दिन रही, अगले दिन बिक गई। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री 7-10 दिन रख के बेचते हैं तो इसका मतलब है 7 दिन आपका पैसा आइडल पड़ा रहा, आपने पैसा जंग कर लिया, ब्लॉक कर लिया बिजनेस के अंदर, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसको एफिशिएंसी रेशो कहते हैं कि जितने वर्किंग इन्वेंट्री को होल्ड करने के दिन कम होंगे उसे हम इन्वेंट्री होल्डिंग डेज कहते हैं। वो बहुत अच्छी बात। इसी तरह डेटर कलेक्शन या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है, वो जितना कम अज कम होगा वो बहुत अच्छी बात है। और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड रिसीवेबल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं, इसका मतलब आपके हालात ठीक नहीं है, आप लोगों को पैसे 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद देते हैं। अंडरस्टैंड करें बात?
लिहाजा हम 3 तरह के डेज कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री डेज, वो बेसिकली इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होता है कि कितने इन्वेंट्री रखी। रिसीवेबल डेज, वो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड होता है कि आज उधार दिया तो कितने दिनों बाद वो उधार हमें पैसे मिल जाएंगे। एंड पेएबल पीरियड, पेएबल पीरियड का मतलब है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, कि क्रेडिटर्स को कितने दिनों बाद पैसे देते हैं, आज उधार लिया कितने दिनों बाद। ठीक है। और इन दिनों के जो साइकिल होता है उसको हम कैश साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैश साइकिल। कि हमारा कैश साइकिल कितना है? कैश साइकिल इज इक्वल टू, ये देखें क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फर्ज करें 20 दिन है, डेटर कलेक्शन पीरियड फर्ज करें 15 दिन है, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड फर्ज करें 10 दिन है। इसका मतलब क्या हुआ? 20, 30, 35 और 10, 25 दिन। इसका कैश साइकिल कितने दिनों का है? 25 दिन। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ एक दफा चीजें खरीदें, बेचें, उधार लें, इन्वेंट्री रखें तो 25 दिन बाद मेरे पैसे मेरे पास वापस आ जाते हैं। इस साइकिल का ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं। ठीक है। ओके। तो वो कहता है द वर्किंग कैपिटल रेशियोज आर यूजफुल मेजर ऑफ वेदर एंट्री हैज टू मच और टू लिटिल इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। इससे पता चल जाता है अगर मेरा कैश साइकिल बड़ा है तो इसका मतलब है मैंने बहुत पैसा लगाया हुआ है वर्किंग कैपिटल के अंदर, इन्वेंट्री में और रिसीवेबल में। क्योंकि आप देखें क्रेडिटर पेमेंट पीरियड बढ़ेगा तो कैश साइकिल कम होता जाएगा। उसका मतलब क्या है कि हमें भी उतने दिनों का उधार मिला हो, फिर तो ठीक है। इंडस्ट्री नॉर्म्स हो यदि 30 दिनों का उधार लेते देते हैं फिर तो सही है। लेकिन अगर नॉर्म ये बना लें कि हमने 30 दिनों का देना है, हमें 5 दिनों का उधार मिलना है, तो दिस इज नॉट गुड। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज इंडिकेटेड एज लॉन्ग कैश साइकिल। लॉन्ग कैश साइकिल का मतलब क्या है कि आपने एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है वर्किंग कैपिटल के अंदर, विच इज नॉट गुड। दैट अपीयर्स टू बी गेटिंग इवन लॉन्गर। When too much is invested in working capital, the return on capital employed and ROCE will be lower than they should be. क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि आपने अपना शेयर कैपिटल बढ़ा लिया हुआ है, वही पैसा इधर रिसीवेबल में और इन्वेंट्री में बुक किया हुआ है ना, ब्लॉक किया हुआ है, तो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। ओके। अंडर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल लिक्विडिटी डिफिकल्टी, कि आपके पास पैसे नहीं है, ये कैश साइकिल माइनस में हो गया। इसका मतलब पता क्या है? कि आप लोगों को पैसों से काम कर रहे हैं। ठीक है। कैश साइकिल का टू स्मॉल होना जो है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है। व्हेन वर्किंग कैपिटल इज लो इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री एवरेज, this might indicate that current assets are being financed to an excessive extent by the current liability। ठीक है। आप जब लोगों का, जिस बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस के अंदर लोगों का कैश साइकिल है 15 दिनों का, 12 दिनों का, 14 दिनों का, आपका कैश साइकिल जो है वो 5 दिनों का है। इसका मतलब क्या है? आपने बहुत ज्यादा उधार लिया। ठीक है। वो ये बात कर रहा है कि ये दिस, कहते हैं जी कि अंडर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल जब होगी तो कैश साइकिल स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री के कैश साइकिल से स्मॉल हो जाता है, इसका मतलब है जिस कैश साइकिल को इंडस्ट्री अप्रोच कर रही है आप उससे भी नीचे जा रहे हैं, सो यू आर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन पेइंग योर करंट लायबिलिटीज, इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल लिक्विडिटी डिफिकल्टीज। व्हेन वर्किंग कैपिटल इज लो in comparison with the industry average, this might indicate that current assets are being financed to an excessive extent by current liability। यानी करंट एसेट को आप उधार ले लेके पूरा कर रहे हैं, यानी पेबल बढ़ गए हैं, रिसीवेबल और इन्वेंट्री जो है वो आपकी कम हो गई है। द कैश साइकिल आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है। ये वो कह रहा है कि जिसे हम कैश साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं। पहली रेशियो आ गई एवरेज टाइम टू कलेक्ट, इसे हम रिसीवेबल डेज भी कहते हैं। आगे चलो। लो जी, ये रेशो है जी डेज में कैलकुलेट होगी, तो यहां पर मैं डेज लिख देता हूं। एवरेज डेज टू कलेक्ट,
ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 365, ये हमारे दिन निकल आए। ठीक है, कि ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल। अच्छा ख्याल रहे ये क्रेडिट सेल है, इसमें सिर्फ सेल लिखा हुआ है। कैश सेल अगर दी गई होगी तो उसे एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि रिसीवेबल और क्रेडिट सेल का रिलेशन बनाना है कितने दिनों के लिए। अब वो ये कह रहा है कि ये कैश साइकिल, ये जो एवरेज डेज टू कलेक्ट, जिसे मैं डेटर कलेक्शन पीरियड भी कहता हूं, रिसीवेबल और डेटर कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल और डेटर कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा उधार दे जनरली। और जब इन कंपैरिजन बात करेंगे तो कंपनी की हिस्ट्री के मुताबिक होना चाहिए, या एवरेज जो इंडस्ट्री का पीरियड है उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, जनरली स्पीकिंग ये कम अज कम होना चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री का 12 दिन है और आपका 50 दिन है तो इसका मतलब है यू आर फेसिंग कलेक्शन प्रॉब्लम्स, यू आर फेसिंग सेल्स इश्यूज, कि लोग आपकी चीज कैश पे नहीं खरीदते, आपको उधार देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये उसने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं द ट्रेड रिसीवेबल शुड बी द एवरेज वैल्यू ऑफ रिसीवेबल, ये एवरेज रिसीवेबल होने चाहिए। एवरेज मीन ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। जहां पर भी ओपनिंग क्लोजिंग फिगर अवेलेबल होगी बैलेंसेस की, उसका एवरेज यूज करेंगे, रेशो का ये एक असूल है। ठीक है, तो ये उसने बता दिया एवरेज कैसे निकलनी है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर इज आल्सो कॉमनली यूज। अगर ओपनिंग नहीं है तो ये रन वाले रिसीवेबल के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, sales are usually taken as total sale for the year. However, if sales are analyzed into credit sale and cash sale, it is probably appropriate to use the credit sale. उधार जब नहीं बताई गई तो वो सारी लेनी है ना, फिर उसमें कैश भी आ जाए, लेकिन जब बताई गई है तो क्रेडिट सेल। The average time to collect money from credit customers should not be too long. A long average time to collect suggests inefficient collection of the amount. ये कमेंट है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ना जी, ये आपका कमेंट है। ठीक है, ये आपने सवाल में यूज करना है, एनालिसिस के लिए यूज करना है। ठीक है, कि जितना लॉन्ग होता जाएगा उतनी काम खराब है, उतना काम खराब है। आगे आ जाएंगे, एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप कितने दिनों के लिए होल्ड रखते हैं? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल एन टू 3, ये भी डेज में निकलेगा। ठीक है, ये भी क्या होगी, ये भी डेज निकलेगा। इनका भी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, कम, इनका भी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। जितने इन्वेंट्री होल्डिंग डेज ज्यादा होंगे उतना ही काम जो है वो, इसका मतलब है आप इनएफिशिएंटली इन्वेंट्री को, या तो आपका ऑर्डर लेवल सही नहीं है, री ऑर्डर लेवल सही नहीं है, सेफ्टी स्टॉक, ये वो सारी बलाएं जो कॉस्ट काउंटिंग वाली हैं वो ठीक नहीं। ठीक है, तो ये जितनी आपका होल्डिंग पीरियड इन्वेंट्री का कम से कम होगा उतना ही आपके लिए बेहतर सिचुएशन है। Inventory divided by cost of sale. Again, it should be average inventory and it should be cost of sale. ठीक है, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में से डेप्रिसिएशन निकाल देनी है। आपके क्वेश्चनों में ऐसी कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं होगी। अगर कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल ना हो, सिर्फ परचेजेज हो तो परचेजेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल इट्स बेटर टू यूज कॉस्ट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्स डेप्रिसिएशन, ये भी डेज है। आगे चलेंगे। In theory, inventory should be average value of the inventory during the year. This is the average of inventory at the beginning and at the end of the year. ठीक है, ये वो होनी चाहिए।
however the value of inventory at the end of the year is also commonly used, ठीक है। उसके बाद आ गया एवरेज टाइम टू पे, इसको हम क्रेडिटर पेमेंट पीरियड भी कहते हैं। ओके, ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ये तो प्योरली परचेजेस, और ये परचेजेस कौन सी, अगेन ये क्रेडिट परचेजेस, वही सेल वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। ये सारी बात को लिखी हुई, आगे चलो। ये देखें अब क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है जी। ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है इन्वेंट्री, ये क्या है ओपनिंग, ये क्या है क्लोजिंग। यहाँ एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कितनी बनी 3,30,000। वो एवरेज तो आंदी जे ना, नहीं आंदी तो मैं की करा। अच्छा 470 4, ये कितनी बनी 4,35,000 एवरेज। और पेएबल ये कितने हो गए 1,15,000, नहीं 1,65,000, 1,65,000, ये एवरेजेस होगी। कहता जी सेल दे नियर वन टोटल 3 मिलियन एंड कॉस्ट ऑफ सेल इतनी, बेस्ड ऑन दी अबव द एनालिसिस एंड कैलकुलेशन आज एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना बना जी 3 लाख जमा 360 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया इतना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख जमा 470, ये उसने एवरेज ऊपर जो मैंने निकाल दिया। टर्नओवर रेशो, एवरेज डेज टू कलेक्ट, ये देखें 4,35,000 ये है, डिवाइडेड बाय 3 मिलियन। 3 मिलियन क्या है जी भला, 3 मिलियन सेल्स है, ठीक है। फार्मूले में पुट किया तो 52.9 दिन, इसका मतलब है तकरीबन 53 डेज। कंप्यूटर के ऊपर 1 आ जाएगा ना, ये 53 डेज बन जाएंगे। और ये कितने बन जाएंगे, ये 67 डेज, ठीक है। माशाल्लाह बड़ी ही सुस्त कंपनी है। आगे चलें जी, पेमेंट पीरियड कितना बना, ये देखें जी, ये तकरीबन बन गया, एवरेज टाइम टू पे आपका बन गया, ये क्या है, अच्छा ये पीछे निकाला नहीं हुआ इसने, नहीं निकाला हुआ, नहीं निकाला हुआ, निकाला हुआ, चलो सर, अच्छा नहीं निकाला हुआ, इधर कर लो ना, एवरेज डेज टू पे, ठीक है। ये कितना हुआ जी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है ये है, और पेबल्स कितने हैं, ट्रेड पे 1,65,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल 1.8 मिलियन इंटू 365, ये कितना हो गया 33 पॉइंट, चलो इसको भी हम 34 डेज लिख देते हैं, आधे दिन का क्या करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जनाब लोग हमारे सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग हमें 34 दिनों का उधार दे रहे हैं और हम लोगों को 67 दिनों का उधार दे रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल। और माशाल्लाह इन्वेंट्री भी 53 दिन अपने पास रखते हैं और फिर बेचते हैं, ठीक है। सो जनरली स्पीकिंग अगर कोई कंपैरिजन या कोई चीज ऐसी नहीं है तो इस कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही, इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं है। कैश साइकिल बहुत बड़ा बन रहा है, 53 जमा 67 माइनस 34, ठीक है। वैसे तो इंडस्ट्री का कोई कैश साइकिल होगा तो उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये कोई इंडस्ट्री ही ऐसी हो जिसमें मतलब लाइक पेट्रोल जो है वो कैश पे मिलता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो जगह जगह जाके ये छोटी छोटी गाड़ियां आपने देखी होंगी वो आगे उधार पे बेच देते हैं, महीने महीने 2-2 महीने के। तो बिजनेस की नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है कि जी आपके ये जो मैनेजमेंट जो है वो किस तरह की है। लेकिन अगर एक बिजनेस के अंदर नॉर्मली इधर 25 दिन होते हैं, आपके 53 है तो बुरी बात है। ये रिसीवेबल पीरियड चलो जी लोग 34 का देते हैं, आप 40 का कर लें, अभी ये 67 है, ये बुरी बात है। आइडली स्पीकिंग क्या होना चाहिए, ये जो हमारा डेज टू कलेक्ट है ना, ये कम होने चाहिए, डेज टू पे ज्यादा होने चाहिए। यानी हम कलेक्शन पहले करें उधार बाद में दें, इसका मतलब ये है। रिसीवेबल 30 डेज है और पेएबल पीरियड जो है 40 डेज है। इसका मतलब रिसीवेबल से पैसे लेके
फिर भी हम 10 दिन उसे इस्तेमाल करेंगे और 40 दिन बाद जो है वो फिर हम पेएबल को पे कर देंगे। आतिफ कुछ कह रहा है, आगे चलो जरा, आगे चलो देख लेते हैं। तो ये जनाब उसने ये डेज निकाले हुए सारे, तो इसका कैश साइकिल कितना निकला, ठीक है 86 डेज। अब मैं इसको इंडिविजुअली, ये बहुत बड़ा कैश साइकिल है बाय द वे, तो मैं इसको इंडिविजुअली कमेंट नहीं कर सकता, इंडिविजुअली कमेंट मैं इसको नहीं कर सकता जब तक कि मुझे इसका कोई वो इंफॉर्मेशन ना दी गई हो कि इंडस्ट्री का जो है कैश साइकिल कितना होता है, ये बाकी चीजें कितनी होती हैं। इसने नीचे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप अमंग थ्री रेशियोज, इसको इधर बिठा लो, द रिलेशनशिप अमंग द थ्री रेशियोज given above is quite critical. The cost of inventory, the sale of inventory generates receivable that when collected are used to settle the creditors and the cycle goes on. मतलब रूल क्या है कि आप इन्वेंट्री उधार खरीदते हैं, उसके ऊपर आप काम करते हैं, उसे उधार बेचते हैं, लोगों से कलेक्ट करते हैं और फिर आप पे करते हैं। ये सर्कल ऐसे चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लोगों से कलेक्शन बाद में हो और पे पहले करना पड़े तो फिर क्या होगा, यू हैव टू इंजेक्ट कैश फ्रॉम अदर सोर्सेस, किसी और जगह से पैसे लाने पड़ेंगे, ठीक है, उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। लिहाजा इस कंपनी के अंदर कम से कम अच्छी पोजीशन नजर नहीं आ रही। द फर्म्स एबिलिटी टू गेट द साइकिल repeated continuously depends heavily on the entity's short-term liquidity and the cash generating ability. In the given scenario, the firm is responsible to settle its payable at least around 19 days before the receivable payment from customer. ठीक है, कस्टमर रिसीवेबल रिसीट लिखना चाहिए यहाँ, जो रिसीवेबल से रिसीट होती है उससे 19 दिन पहले आपको अपने पेएबल को पे करना है। तो भाई वो 19 दिन पहले कैश कहां से आएगा, आपको कहीं से लाना पड़ेगा। एक दफा हो गया, अगली दफा फिर ऐसा करना पड़ेगा एंड सो ऑन। आपका जो एडिशनल जो सोर्स है कैश उसका इंडक्शन का, वो बढ़ता जाएगा। द वर्किंग कैपिटल नीड देन वुड बी फाइनेंस थ्रू सम बैंक ऑपरेटिंग लाइन एंड दैट वुड ब्रिंग कॉस्ट। बैंक से लोन लेंगे तो उसकी कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, मार्कअप है, वुड रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। The credit policy therefore needs to get revised. इस तरह की क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए कि रिसीवेबल डेज कम हो और पेएबल डेज ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। आगे चलिए, ठीक है जी। ये उसने कैश साइकिल बना के बताया हुआ है, ये जो मैंने आपको शुरू में सिखा दिया, ये उन्हें कैश साइकिल निकाला हुआ है, इसी सवाल का निकाला हुआ है, किसी और का निकाला हुआ है? अच्छा, ऐसे डाटा दिया हुआ। आगे चलो जी, इसको देख लीजिएगा, आगे चलो। ये इसी के ऊपर एक उसने यहाँ पर डिस्कशन की हुई है कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसी तरह वर्किंग कैपिटल के अंदर एक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो है उसको फर्दर सेग्रीगेट करते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड नहीं होती, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है खासकर, उनमें रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड भी इन्वेंट्री है। तो रॉ मटेरियल का अलग होल्डिंग पीरियड निकलेगा। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि मैं रॉ मटेरियल अपने पास कितने दिन रख के उससे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये है कि प्रोसेस के अंदर मेरा स्टॉक कितने दिन रहता है, और फिनिश गुड इन्वेंट्री का मतलब ये है कि चीज बना के मैं अपने पास कितने दिन रखता हूँ। तो इन्वेंट्री जो डेज हैं उनको आगे हम फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल होल्डिंग डेज, ठीक है, प्रोसेस डेज एंड फिनिश गुड डेज, कि ये चीजें मैं कितने कितने दिन रखता हूं, तो वो मिलके फिर हमारा टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बनेगा। आगे चलो, ले जी, ये फार्मूले आ गया। फिर उनके इंडिविजुअल रॉ मटेरियल जब करेंगे तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फिर वही एवरेज, और नीचे मटेरियल कंज्यूम्ड, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ परचेजेस भी ली हुई, ठीक है, लेकिन बहरहाल मटेरियल कंज्यूम यहाँ हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो हम परचेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन आपने यही फार्मूला याद। तो ये क्या निकल आएंगे, ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के मैं कितने दिन कॉटन खरीदता हूँ, कितने दिन वो मेरे गोदाम में कॉटन की तरह पड़ी रहती है, ठीक है। फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये भी अगर एवरेज हो तो एवरेज, ये वो एवरेज वाला रूल हर जगह अप्लाई होना, ठीक है, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होती है? रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, उसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर ओवरहेड, और उसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दें, क्लोजिंग लेस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। यानी फिनिश गुड की इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से पहले पहले जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, ये हमारे पास 365 डेज आ गए। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें भी दिन आ जाएंगे। एंड देन फार्मूला इज कि फिनिश गुड इन्वेंट्री ये भी एवरेज ले लें, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टू मी इज द डेप्रिसिएशन। लेकिन चूंकि आपके इतने एडवांस लेवल के ऊपर डिस्कशन नहीं है, लिहाजा डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर ही नहीं होगा। ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल के, तो इससे ये पता चलेगा कि मैं फिनिश गुड बना के कितने दिन जो है अपने पास रखता हूँ। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अच्छा, टर्नओवर मल्टीपल्स भी कैलकुलेट होते हैं, ये टाइम्स में निकलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि मैंने साल में इन्वेंट्री कितनी दफा घुमाई। वो जो हमारा निकला ना कि जी मैं 30 दिन इन्वेंट्री होल्ड करता हूं, तो टर्नओवर कितना निकलेगा, 12, कि 12 मैंने इन्वेंट्री खरीदी, महीना रखी, बेची, फिर खरीदी, महीना रखी, बेची, तो ऐसा कितनी दफा हुआ, 12 टाइम हुआ। तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। मतलब अगर ये 24 हुआ तो इसका मतलब मैं 15-15 दिन बाद इन्वेंट्री बेच रहा हूं, 10-10 दिन बाद बेचूंगा तो ये 36 हो जाएगा, 5-5 दिन बाद बेचूंगा ये 72 हो जाएगा। तो ये जो टर्नओवर है, ये जितने टाइम ज्यादा होंगे उतनी बेहतर बात है। इसी तरह रिसीवेबल, ये भी जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी बात है, ये भी जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी बात। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी टाइम्स में निकलेंगे। फार्मूला वही है, इसको उलट कर दें तो 365 से मल्टीप्लाई ना करें तो ये मल्टीपल निकल आते हैं। आगे चलो, इसी तरह अगला आगे चलो, ये आ गया जी पेएबल टर्नओवर। वो जब हम पीरियड निकालते हैं तो ये ऊपर होते हैं और ये नीचे होते हैं, और इधर मल्टीप्लाई बाय 365 होता है। यहाँ 365 नहीं है क्योंकि टाइम निकलने हैं कि टोटल क्रेडिट परचेज अगर मैं एक दफा इतना उधार दूं तो कितनी टाइम मैंने लोगों को उधार दिया। ये टर्नओवर जो है इसका कम होना अच्छी बात है। कम होने का मतलब क्या है, सॉरी उधार लिया मैंने, कम होने का मतलब क्या है कि मैं लोगों से ज्यादा लंबे अरसे का उधार लिया। ठीक है, अगर मेरा ये वाला ये जो पेएबल टर्नओवर है ना, ये 6 टाइम निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लोगों से 2-2 महीने का उधार लेता हूं। ठीक है, मैं लोगों से क्या करता हूं, 2 महीने का उधार लेता हूं, पूरे साल में वो सिर्फ मैं 6 दफा पेमेंट करता हूं, घुमाता हूं, उधार लेता हूं। इसका लंबा अरसा उधार रहता है, 2 महीने रहता है, फिर उधार लेता हूं, फिर 2 महीने के बाद पेमेंट करता हूं। तो टोटल मैंने कितने टाइम पेमेंट की, 6 टाइम। और अगर ये हो 20 टाइम, इसका मतलब है मुझे हर 5वें दिन पेमेंट करनी पड़ रही, 6ठे दिन पेमेंट, वट एवर, मतलब नंबर ऑफ जो मैंने इसको लोगों से उधार लिया उनको पैसे दिए, उधार लिया पैसे दिए, ऐसा साल में कितनी मरतबा हुआ। ये जितना कम होगा ऐसा, इसका मतलब है आपका वो क्रेडिट पीरियड लंबा हो गया। अंडरस्टैंड, क्रेडिट पीरियड आपका क्या हो गया, लेंथी हो गया। तो उसका लेंथी होना जो है वो अच्छी बात है। तो क्या हुआ कि ये उसके उलट है, डेज डेज इसके ज्यादा होंगे। ठीक है, डेज मैक्स हो और टर्नओवर मिनिमम हो, दैट इज गुड साइन। ठीक है, पीछे चलो, इन दोनों के लिए डेज मिनिमम हो और टर्नओवर मैक्सिमम हो तो अच्छी बात है। इसके लिए भी यही रूल अप्लाई। ठीक है, चलो जी, बस जी यहां तक रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना, जरा सवाल निकालो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। बताता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन है जी आपके लिए। इस क्वेश्चन में से इसकी रिक्वायरमेंट पे चलो। इस क्वेश्चन में जो रेशियोज हम डिस्कस कर चुके हैं वो यहां तक है। आगे चलना जरा।
आगे भी है, ये वर्किंग कैपिटल जो आज पड़ी है, ये तीनों रेशो आपने करनी है और ये रेशो आपने करनी है। इस कंपनी के 2 सालों का डाटा दिया हुआ है, ये लिक्विडिटी वाला कंपोनेंट अभी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। इसका भी आगे चलो, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ये 2 कंपनियां हैं, ये वाली आगे, ये नेट प्रॉफिट रेशो ये भी पढ़ चुका हूं और ये भी पढ़ चुका हूं। ठीक है, ये और एसेट टर्नओवर, ये 2 कंपनियों का डाटा है, 2 कंपनियों का कंपैरिजन है, ये अभी हमने नहीं पढ़ी। वर्किंग कैपिटल पढ़ चुका हूं। ये 2 कंपनियों का कंपैरिजन, इधर फार्मूला लिखा, इधर ए कंपनी इधर बी कंपनी, जो भी इनका नाम है, अमर है, वट। ठीक है, ये आपने अभी कैलकुलेशन करके आनी है। सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर अगर फार्मूले अप्लाई करके ये करके आएंगे तो इसका मतलब है कि हमें कम से कम फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग होगी। कमेंट्स की अभी बात की बात है। हाँ जी, हैंड रेज हुआ जी, आतिफ नहीं। क्वेश्चन था जो पहले हमने रेशो की है ना, ये एक एग्जांपल की है, इसमें जो इसने सेल की ना वो टोटल सेल्स दी हुई है, तो क्या ये मतलब क्रेडिट सेल्स की कोई बात ही नहीं की हुई? हमने यार मैं रिसीवेबल क्या को करूं, क्रेडिट सेल से डिवाइड मैं करना है अपनी जब क्रेडिट सेल नहीं दी हुई, कैश सेल नहीं दी, तो मैं कहां से निकालूं? वो फिर सारी सेल ले, सेल सारी सेल ले सकते हैं, जी जी, यानी कि उसने ये लिखा जरूरी हुआ, नहीं है कि हमने क्रेडिट सेल ली। लिखा हुआ है भाई उसने। एक हाँ एक बात, अब जैसे हम दूसरी बात है कि ये हमने पेएबल से डिवाइड किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमने इसको डिवाइड किया, क्या हम इसको क्रेडिट परचेजेस से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एन अप्रोप्रिएट मेजर, मैंने बता दिया आपको। ये वो बातें जो मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, आप दोबारा पूछ रहे हैं। अच्छा सर, दूसरी बात, ये जो टाइम्स में आपने लास्ट जो अभी बताई है चीजें, टाइम्स में आपने चीजें निकाली, ये पूरे साल के हिसाब से टाइम्स की जी, बात पूरे की साल गई है, के एक हिसाब साल से में टाइम कितनी दफा निकलेंगे। ऐसा फिक्स हुआ? टाइम का मतलब है पूरे साल में 6 दफा ये सर्कल घुमा, पेएबल ठीक हो गया, या रिसीवेबल। ठीक है ठीक हो गया। जी हसन, जी हसन, वालेकुम सलाम। सर ये आप इंडस्ट्री के एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं, तो सर ये कोई सूटेबल टाइम हमारे पास होता है कि नहीं, ये जिसके अंदर इंडस्ट्री टू हम इंडस्ट्री वेरी करता है। ये वो देगा, अगर आपको किसी इंडस्ट्री से कंपैरिजन कराना है तो उसका बताएगा। सर ये कंपैरिजन के लिए जो इंडस्ट्री देगा उसका होगा ये टाइम? जाहिर है, एक हमारी कंपनी का निकलेगा, एक इंडस्ट्री का उसने हमें दिया हुआ होगा, ऐसे होगा। या इस क्वेश्चन की तरह ये देखें, ये 2 कंपनी का डाटा उसने कंपेयर किया हुआ है, तो फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कौन सी 80 किसका ज्यादा बेहतर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जी अब्दुल्ला फयाज, जी अब्दुल्ला फयाज। सर ये टर्नओवर मल्टीपल रेशियो पे जो आपने लिखा था वो सर दिखा दें एक बार। क्या करूं? सर वो जो टर्नओवर जो रेशियो थी सर, उधर आपने कुछ लिखा था, वो एक बार देखना था। पीछे स्लाइड पे चलो, ये उधर ग्रुप में रख देता हूँ, और पीछे पीछे जहां पढ़ाया है, टर्नओवर मल्टीपल रेशियो वाला जो पेज। और सर एक क्वेश्चन था कि ये जो ये जो है ये मैंने लिखा है कि क्या सूरत हाल बेहतर होगी कि इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कम होने चाहिए और टर्नओवर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह रिसीवेबल भी वैसे ही बिहेव करते हैं, डेज जितने कम हो अच्छी बात है, टर्नओवर नंबर ऑफ टाइम जितने ज्यादा हो अच्छी बात है, और पेबल के लिए डेज ज्यादा हो और टर्नओवर कम हो तो अच्छी बात। ये देखो, और सर एक और क्वेश्चन था कि जो ये सर वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है सर, ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होता है? ऑफ कोर्स सारे के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखिए। क्वेश्चन करके आएंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा पहले फार्मूलों के ऊपर सर्च कीजिएगा और फिर सवाल कीजिएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू।